हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ गलता लोहा पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक है शेखर जोशी। हमने इसका भाग 1 पढ़ लिया है, जिसमें कि हम मोहन और लोहार, उसका मित्र, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और ये कैसे अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। यही सारी घटनाएं हमने इसके पहले भाग में पढ़ी है। आगे इसके आगे का पाठ शुरू करते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें होती, क्योंकि कक्षा में अगर किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा जाता और यदि वो उत्तर नहीं देता तो सवाल पीछा सीधा मोहन से पूछ लिया जाता, तो अनुमान ठीक निकलता था कि मोहन उसका सही सही उत्तर दे देता था। तब से वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन को ही देते थे। मतलब कि जिस बालक ने उत्तर नहीं दिया है उस बालक को दंड देने का कार्य भी मोहन का ही होता था। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, वे आदेश ऐसा मोहन को दे देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। क्योंकि मित्रता तो मित्रता होती है, लेकिन जब शिक्षक का आदेश हो तो मित्रता में भी हमें वो कार्य शिक्षक के आदेश पर करना ही होता है। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव भी रखता था, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा था। इसका कारण यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी जाती थी कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी भी तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, क्योंकि वहाँ जातिगत भेदभाव आता था कि मोहन ऊंची जाति का है और जो धनराम है वो नीची जाति का लोहार है। इस वजह से वो समझता था कि भाई ऊंची जाति को तो हमेशा ही नीची जाति पर अत्याचार करने का अधिकार दिया हुआ है, इसलिए वो इसका कोई विरोध करने के बारे में सोचता भी नहीं था। और धनराम गांव के दूसरे खेतीहर मजदूर या परिवार के लड़कों की ही तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाते। तीसरा दर्जा मतलब तीसरी कक्षा तक। और त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि वे हमेशा ध्यान अधिकतर ऊंची जाति के लोगों पर, बच्चों पर देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो। धनुआ मतलब धनराम। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 सट्टा एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई। मतलब पहले यही होता था कि पहले विद्यालय स्कूलों में जैसे ही बच्चा बोलने में गलती करता था तो छोटी सी पतली सी संटी रखी जाती थी, डंडी रखी जाती थी, तुरंत बच्चे को गलती करने पर पिंडलियों पर मारा जाता, जिससे कि उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचे उनके शारीरिक रूप से किसी प्रकार सा। और वो संटी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दे दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला और फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। मतलब विद्यार्थी को ही आदेश दिया था कि उसे ही संटी लानी है, उसे ही डंडा लाना और उसी डंडे से उसको पहाड़ा याद कराया जाएगा। त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी लाना पड़ता था। ये मास्टर का नियम था। और जाहिर है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे दंडित के लिए हथियार ला रहा हो। मतलब हथियार लाते समय, मतलब डंडा लाते समय विद्यार्थी हमेशा ये देखता था कि डंडे से शायद किसी और को मार पड़ेगी, वो अच्छा सा देख परख के डंडा लेकर आता था। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन एक घूटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीटी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाए हुए वेद का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने के सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या भी उसको सिखाने लगा। यहाँ एक बहुत ही ऐसी बात हमारे सामने समाज की आ रही है कि शिक्षक कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षक को, लेकिन यहाँ जो मास्टर त्रिलोक चंद हैं वो ऐसा करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, मतलब घबरा नहीं रहे हैं। उन्होंने सीधे से धनराम को ये बात बता दी, उसे बच्चे के मन पर एक जातिगत छाप डाल दी है, उसके मन में भेदभाव की कि वो लोहार जाति का है इसलिए विद्या वो अध्ययन नहीं कर सकता है, और मोहन जैसा छात्र जो ब्राह्मण जाति का होने के कारण विद्या पर केवल उसी का अधिकार है, ये चीज़ उसके दिमाग में बिठाई थी, जो कि सर्वथा पूरी तरह से अनुचित और गलत हम इसे यहाँ पर मानते हैं। और धनराम को अपनी कुछ दरातियाँ देकर उसके धार लगाने का काम देते, और यही कारण इसके पिता ने भी उसको बचपन से ही
सिखाना शुरू कर दिया था। जैसे कि विद्या अध्ययन करके उसे कुछ करना ही नहीं है, उसे तो लोहार का काम ही करना है। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर तिलक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम जो उसके पिता है, जरा सी गलती होने पर छड़ बेद हत्ता जो भी हाथ में लगता था उसको उसी का प्रसाद मिलता था, मतलब उसी से मार पड़ती थी उसको। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सत स्वभाव से उसकी पूरी विरासत संभाल ली, मतलब उनका काम संभाल लिया। और पास पड़ोस के गाँव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर करने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त करके त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी की किसी हद तक सिद्ध कर लिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर का तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी प्रकार, क्योंकि मोहन प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करते करते आगे की शिक्षाओं और कक्षाओं में पहुंचा, छात्रवृत्ति मिलने लगी, मतलब पढ़ने में होशियार हो गए, अच्छे थे, तभी उन्हें छात्रवृत्ति मिल रही थी। मोहन को से और उनके पिताजी का भी इससे हौसला बढ़ गया और वे सोचने लगे कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जो उनका पैतृक धंधा था पुरोहिताई का, उससे वो निराश होने लगे थे, क्योंकि उनको दान दक्षिणा ज़्यादा मिलती नहीं थी और दान दक्षिणा के मुद्दे में किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख के वंश का दारिद्र्य मिटाएगा, मतलब गरीबी को मिटाएगा, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर से सब कुछ नहीं होता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाँव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया और बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता था। छुट्टी के बाद थका मांदा जब घर लौटता था तो पिता पुराणों की कथा और विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उन्हें उत्साहित करने की कोशिश करते थे। मतलब पिता ने पूरी तरह से कोशिश करी अपने बालक को उच्च शिक्षा देने की, अच्छे आदर्श देने की, लेकिन जो भौगोलिक समस्याएं थी, स्कूल का दूर होना, विद्यार्थी का, छोटे बच्चे का इतनी दूर से पढ़ के आने पर जो थक जाना, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था उसके अध्ययन में। और वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के लिए गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा डलवा दिया, जहाँ उनके यजमान के कि मोहन वहीं रहेगा ताकि बारिश में उसको नदी पार ना करने पड़े, वहीं वो विद्या का अध्ययन कर सके स्कूल में जाकर। और घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी पार न होने पर गाँव लौट आता था। और संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने का अचानक नदी में बाढ़ आ गई, पानी बढ़ गया। पहले नदी की धार में झाड़ झंकार और पाल पतोत आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा और वे लोग किसी तरह सकुशल उस पर पार पहुंचने में सफल हुए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा कर बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होने लगे कि अगर ऐसी घटना दोबारा होगी तो मेरा बच्चा कैसे जीवित घर आएगा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई की बात उससे करी, अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल उसकी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे और घर में जहाँ 4 प्राणी है, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सके। मतलब ऐसा ऑफर देना हर किसी की बात की नहीं बात होती है। तो किसी व्यक्ति को अपने घर में लाकर रखना, उसका खाने पीने का खर्च उठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन रमेश ने सहज से जिम्मेदारी को स्वीकार करा। उसका मतलब ये था कि बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े अपने जीवन में, इसलिए उसने जिम्मेदारी को सहज स्वीकारा, जो कि वंशीधर के लिए खुशी की बात थी। अब आगे हमें ये देखना है कि क्या वंशीधर अपने पुत्र को इतनी दूर भेज पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, पुत्र मोह को छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते, और क्या अपने पिता के सपनों को मोहन साकार कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें हम इस कहानी के अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।